वोट पथ में आज हमने लगभग 14 से 15 घंटे बिताए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ। उनके साथ हम करीब ओडिशा की 4 रैलियों में गए और फिर अब हम कोलकाता में हैं और रात के लगभग 11 बज रहे हैं जब हम ये संवाद कर रहे हैं। तो अमित जी, ये चुनाव आखिरी दौर में अब लगभग पहुंच चुका है, 5 चरण समाप्त हो गए हैं और आप दावा कर रहे हैं कि चौथे चरण के बाद ही बीजेपी को 270 के पार चली गई है। तो ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस? मैं मानता हूं कि हमारी स्थिति काफी अच्छी है, हम 400 पार करेंगे। 2004 में यूपीए 1 की कांग्रेस की सरकार आई तो 145 सीटें उनकी आई और 2009 में जब सरकार रिपीट हुई तो 206 सीटों के साथ हुई। तो तीसरी टर्म की गवर्नमेंट थोड़ी टफ रहती है, हमने वर्ल्ड वाइड ये देखा है। क्या आपको लगता है अमित भाई कि बीजेपी के लिए ये आसान क्यों है? देखिए, ऐसे कोई ट्रेंड्स के आधार पर चुनाव के नतीजों का आकलन नहीं होता है। ट्रेंड्स की बात करनी है तो इस देश में 30 साल से हंग पार्लियामेंट चलती थी। 14 में पूर्ण बहुमत की सरकार आई, 19 में फिर पूर्ण बहुमत की सरकार आई। तो ट्रेंड्स तो तोड़े हैं हमने, कई बार तोड़े हैं और इस बार भी तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी और एनडीए 400 पार करेगा। क्या आपको लगता है, क्योंकि आप अपने भाषणों में बोलते हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी कहते हैं कि इंडिया अलायंस जो है, इंडिया गठबंधन जो है वो 5 साल में 5 प्रधानमंत्री देगा और नहीं, पहले समझ लो भाई, हमने नहीं कहा है। इंडी गठबंधन के एक नेता ने कहा है कि हमारे पास अभी नेता नहीं है, हम बारी बारी एक साल सत्ता संभालेंगे। वो कहते हैं हमारे पास युवा भी है, हमारे पास बुजुर्ग भी है, हमारे पास हर वर्ग का नेता है, तो हम नेता तय कर लेंगे, सरकार बन जाए एक बारी। नहीं, वो नहीं, वहां तक नहीं रुकते। 5 साल एक प्रधानमंत्री बनाएंगे, वहां तक जाते हैं। जी, क्या आपको लगता है कि प्रियंका गांधी ने एक अपने कार्यक्रम में बोला कि इस बार रायबरेली की जनता जो है वो सिर्फ एक सांसद नहीं चुन रही, वो प्रधानमंत्री को चुन रही है। क्या आपको लगता है विपक्ष भी थोड़ा कॉन्फिडेंट हुआ है बीते 5 चरणों में? तो रायबरेली की सीट जीतने के लिए शायद उन्होंने कहा होगा, वो भी जान रहे हैं, मुझे तो मालूम नहीं, मगर उनका वैकेशन का प्लान भी तय होगा 4 तारीख के बाद का। लेकिन उद्धव ठाकरे भी कह रहे हैं कि मैं तो मोदी जी को पूर्व प्रधानमंत्री कहा करूंगा, मैं तो शपथ ग्रहण का न्योता देता हूं अमित शाह जी को और प्रधानमंत्री मोदी को। चलिए, अच्छी बात है, अब 1 तारीख को सब चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शरद राव पवार और उद्धव ठाकरे की पार्टी, उनका आरोप है कि ये पार्टी को भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा और वो ये मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि रियल पार्टी हम हैं और बीजेपी ने हमारे साथ हमारी पार्टी को तोड़ दिया है। देखिए, मुझे एक बात बताइए, अगर शरद पवार जी अजीत पवार को अपना वारिस घोषित करते तो पार्टी टूटती क्या? और उद्धव जी अपने बेटे की जगह एकनाथ शिंदे को आगे करते तो पार्टी टूटती क्या? इनकी पार्टियां अपने पुत्र पुत्री मोह के कारण टूटी हैं और वो कहीं और जाकर कारण ढूंढ रहे हैं। रैली में आपने बोला कि अरविंद केजरीवाल एक यूटर्न नेता है, किस कारण से आपने बोला? इन्होंने कहा था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, पॉलिटिक्स में कभी नहीं आएंगे। और फिर पॉलिटिक्स में आगे पार्टी बनाई, अन्ना बेचारे डालेगांव सिद्धि चले गए। फिर कहा मैं कभी मुख्यमंत्री नहीं बनूंगा, 3 बार मुख्यमंत्री बन गए। इन्होंने शपथ पत्र पर कहा था हम सरकारी सुविधाएं नहीं लेंगे, बंगलो भी ले लिया, गाड़ी भी ले लिया, सिक्योरिटी भी ले ली और बंगलो ऐसा बना दिया कि जो 2-3 बंगलों को तोड़कर गैर कानूनी तरीके से अपना बंगलो बनाने का उन्होंने काम किया है। मैं मानता हूं कि ये सारी चीजें यू टर्न से भी बड़ी भयानक है। उन्होंने कांग्रेस के करप्शन के खिलाफ बात करी, उन्होंने कहा कि मैं आऊंगा तो शीला दीक्षित के करप्शन में वो जेल में जाएगी। आज वही कांग्रेस के साथ मिलकर वो हमारे सामने चुनाव लड़ रहे हैं। तो सीरीज ऑफ यू टर्न लेने का काम श्री केजरीवाल ने किया। अरविंद केजरीवाल अपनी रैलियों में अक्सर कहते हैं कि 2 जून के बाद मैं जेल जाऊंगा नहीं जाऊंगा, ये तय करेंगे 4 जून के नतीजे। इंडिया अलायंस अगर सरकार में आता है तो मुझे जेल नहीं जाना पड़ेगा। जहां तक मेरी समझ है, उनको 1 जून को ही जाना है, सरेंडर करना है, तो 4 जून को तो वो जेल में ही होंगे। लेकिन आपने भी एक स्टेटमेंट दी कि ये स्पेशल ट्रीटमेंट है। नहीं, मैंने तो जजमेंट के बारे में जी, केजरीवाल जी के बारे में नहीं किया है। क्यों आपको लगता है कि जजमेंट खास है? देखिए, किसी भी व्यक्ति को अपने कामकाज के लिए इस तरह से
इंटरिम बेल नहीं मिला है। मानो कोई चार्ट अकाउंटेंट होगा, कोई इंडस्ट्रियलिस्ट होगा, कोई किसान की बुआई का समय हुआ होगा, कोई हज्जाम की दुकान चला रहा होगा, तो उनके भी तो कामकाज है। क्या आपको लगता है कि आप बार बार राम मंदिर का जिक्र लेकर आते हैं, प्रधानमंत्री राम मंदिर का जिक्र लेकर आते हैं, आपके कार्यकर्ता नेता राम मंदिर के नारे लगाते हैं, ऑपोजिशन का मानना है कि बीजेपी राम मंदिर को भी पॉलिटिसाइज कर रही है और कैश करना चाहती है 2024 के लोकसभा चुनाव में? देखिए, ये मुद्दा तब खड़ा होता है जब इन्होंने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में हिस्सा नहीं लिया। अगर वो ले लेते तो वहीं पर बात समाप्त होनी। उनको देश की जनता को बताना चाहिए कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में वो लोग क्यों नहीं गए। ये अपीसमेंट की पॉलिटिक्स करने के लिए नहीं गए। इसलिए बार बार ये मुद्दा चुनाव में मुद्दा बन जाता है। जी, आप अपनी रैलियों में अक्सर बात करते हैं और कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि विपक्ष जो है वो इस देश को शरिया के हिसाब से चलाना चाहता है। ये हमारी बात नहीं है, उन्होंने ही कहा है, अपने घोषणा पत्र में कहा है कि हम पर्सनल लॉज को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो पर्सनल लॉ कौन सा है भाई? एक ही है, मुस्लिम पर्सनल लॉ। लेकिन कांग्रेस से मैंने सवाल पूछा, उन्होंने बोला मिस रिप्रेजेंट कर रही है भारतीय जनता पार्टी हमारे घोषणा पत्र। तो वो पर्सनल लॉज के क्या कहना चाहते हैं उसकी स्पष्टता करे देश की जनता के सामने कि हम मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात नहीं कर रहे हैं। उनको कर देनी चाहिए स्पष्टता। लेकिन फिर आप भी तो अपना वोट बैंक साध रहे हैं इससे। नहीं, वोट बैंक कहां से सधेगा हमारा? मुस्लिम वोट बैंक वो साधने का प्रयास करें हम तो। आप दूसरा, मेरा सवाल है, ऐसा नहीं है भाई। उनके घोषणा पत्र में जो चीज है इसको हम जनता के सामने रख रहे हैं। बंगाल में ममता दीदी के गढ़ को इस बार आप बहुत बड़े तरीके से चैलेंज कर रहे हैं। कई ओपिनियन पोल्स ने तो बताया कि बीजेपी का नंबर पिछली बारी से बढ़ सकता है। लेकिन क्या आपको लगता है संदेश खाली एक बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा बंगाल के इलेक्शन का? संदेश खाली चुनावी मुद्दा नहीं है जी। एक महिला मुख्यमंत्री के नाक के नीचे सालों तक धर्म के आधार पर महिलाओं का शोषण होता रहे और महिला मुख्यमंत्री इसलिए कुछ न करें कि शोषण करने वाले इनके कार्यकर्ता हैं, इनकी वोट बैंक का हिस्सा है। इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई हो ही नहीं सकती। ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं है, ये देश की सुचिता का मुद्दा है। शासन किस तरह से चलना चाहिए? आपकी वोट बैंक को एड्रेस करने के लिए महिलाओं का आप शोषण करने दोगे? हम निश्चित रूप से इस मुद्दे को इलेक्शन के समय में भी और इलेक्शन के बाद भी बंगाल की जनता के बीच में ले जाएंगे। अक्सर आप बंगाल में अपनी रैलियों में ममता बनर्जी का जो नारा है मां माटी मानुष, उसको आप बदलते हैं और कहते हैं कि अब मुल्ला मदरसा और माफिया की खातिरदारी हो रही है। क्यों? एक बंगाल के युवा ने मुझे भेजा था जी, मेरे पास व्हाट्सएप मैंने सेव कर रखा है जी। तो ये तो जनता की फीलिंग है। क्या आपको लगता है कि सीए के नाम पर, क्योंकि आप देश की गृह मंत्री भी है, सीए के नाम पर इस देश के एक बड़े तबके को, अल्पसंख्यकों को डराया जा रहा है? बंगाल में कहा जा रहा है कि अमित शाह अगर जीत गया, यानी बंगाल में अगर भारतीय जनता पार्टी जीत गई तो सीए लागू होगा और चुन चुन के निकाला जाएगा। सीए वैसे भी लागू होगा और सीए किसी को निकालने का कानून है ही नहीं। सीए भारत सरकार का कानून है, देश की संसद ने पारित किया है और पूरे देश में वो अप्लाई हो रहा है। एक मुद्दा जो कि भारतीय जनता पार्टी वहां पर उठा रही है वो है कि ओडिशा में ऑफिसर वर्सेस पॉलिटिशियन को मुद्दा बना रही है। क्या आपको ऑफिसर से समस्या है? मुझे कोई समस्या नहीं है। ओडिया जनता के अंदर ये समस्या है जी कि ओडिशा पर तमिलनाडु से आए हुए ऑफिसर कैसे शासन कर सकते हैं, एज अ अफसर नहीं, एज अ पॉलिटिशियन, एज अ मुख्यमंत्री। और वहां पर जनता में ओडिया प्राइड का मुद्दा बना हुआ है। अब उड़ीसा की जनता ने तय करना है। हम तो जनता की आवाज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और उड़ीसा में को लेकर आप कितने कॉन्फिडेंट हैं? विधानसभा इलेक्शन भी है, उधर लोकसभा इलेक्शन भी है, सीटों का नंबर? देखिए, 17 से ज्यादा सीटें भारतीय जनता पार्टी की लोकसभा में आएगी और हम निश्चित रूप से वहां पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। जी, मैं
कश्मीर की बात करते देता हूं। कश्मीर में नरेंद्र मोदी की सरकार ने बहुत काम किया है और इस बार बम्पर वोटिंग भी हुई है। इसको आप किस ढंग से देखते हैं? क्या ये वर्ल्ड को, अराउंड द ग्लोब भी एक बड़ा स्ट्रांग मैसेज है भारत की तरफ से? निश्चित रूप से है। देखिए, जो लोग आजादी की बात करते थे, जो लोग अलग संविधान की मांग करते थे जी, वो लोग आज भारतीय संविधान के तहत जो चुनाव हो रहा है उसका हिस्सा बने हैं और स्वागत योग्य है। और घाटी की जनता ने भी बढ़ चढ़कर वोटिंग की है। सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। पिछले कई सालों के 33 सालों में सबसे ज्यादा वोटिंग अब हुई है। तो मैं मानता हूं ये बहुत अच्छी बात है। कश्मीर के लिए भी अच्छी है, देश के लिए भी अच्छी जी। बार बार आप एक मुद्दा उठाते हैं अपनी रैली में, पीओके का। पीओके को आप कहते हैं ये भारत का हिस्सा है। क्या आप इसको पॉलिटिकल इशू बनाना चाहते हैं? 2024 के चुनाव का बना दिया है आपने? अरे पॉलिटिकल इश्यू नहीं है। आप क्या मानते हो, पीओके भारत का हिस्सा नहीं है? भारत का ही है। वही ये भारत की संसद का प्रस्ताव है कि पाक ऑक्यूपाई कश्मीर भारत का हिस्सा है। इसमें पॉलिटिकल क्या है? कुछ पॉलिटिकल नहीं है। ये हमारा देश का स्टैंड है। आप भी तो कह रहे हो पीओके भारत का हिस्सा है, क्योंकि तो वही तो मैं कह रहा हूं। लेकिन चुनावी रैली में इसका जिक्र करना, तो इसमें क्या है? सत्य चुनावी रैली में नहीं बोला जाता क्या? असत्य ही बोला जाता है। कांग्रेस कहती है कि देखिए फिर पाकिस्तान की बात बीच में ले आती है। पाकिस्तान की बात नहीं है, पाक ऑक्यूपाई कश्मीर की बात है। कश्मीर की बात है। हरियाणा को लेकर आपकी रीडिंग क्या है? क्या आपको लगता है वहां पर कोई जाटों का बड़ा विषय है? हरियाणा में हमारी पोजीशन है, वो संभाल कर रखेंगे। इसमें मैं कोई बड़ा डिटोरिएशन नहीं देख रहा। जी, मेरे आखिरी 2 सवाल हैं। धारा 370 हटाना एक ऐतिहासिक फैसला था। बतौर गृह मंत्री, जब आप अपनी पूरी कार्यकाल को देखते हैं बीते 5 साल के अंदर, आपको लगता है कि ये एक बड़ा चैलेंज भी था आपके लिए? नहीं, अब हट ही गया, शांति भी है। 5 साल हो गए, अच्छा चल रहा है। जी, इस चुनाव में आपको हमने कई चुनावों में देखा, लेकिन अमित शाह, लेकिन इस बार आपको आपके जो चाहने वाले हैं, आपको जो पसंद करते हैं, वो अमित काका के रूप में भी जानने लग गए। तो क्या कहना चाहते हैं आप? ये मैं रैलियों में भी देख रहा था आज। अच्छा लगता है, युवा बच्चे इस तरह से पुकारते हैं तो। जी, अमित शाह जी, फाइनल नंबर आपका क्या है? हम 400 पार करेंगे। और बीजेपी का नंबर क्या होगा? बीजेपी का नंबर अभी 7वें चरण के बाद ही असेसमेंट आ पाएगा, परंतु हम निश्चित रूप से 400 पार कर रहे हैं। अमित शाह जी, आपने हमें अपना वक्त दिया। आज पूरा दिन हमने आपके साथ बिताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और उम्मीद करते हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व में आपको कामयाबी मिले। धन्यवाद। धन्यवाद।